तो आइए अब बात करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका कि अपने खास प्रोग्राम की। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए बनाम इंडिया का पहला टेस्ट हुआ, जिसमें बाजी इंडिया गठबंधन ने मार ली है। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आए तो इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बंगाल में ममता बनर्जी का जादू फिर से दिखा तो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपना दम दिखाया। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। वहीं हिमाचल प्रदेश में तीनों सीटों में से 2 सीटें भी कांग्रेस ने अपने नाम कर ली हैं। कुल आंकड़े को अगर देखें तो 13 सीटों में से कांग्रेस को 4, टीएमसी को 4, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 1 और डीएमके को 1 और बिहार में रुपोला सीट निर्दलीय के खाते में चली गई है, जिसने सबको चौंका दिया है। शंकर सिंह ने यहां से बाजी मारी है। जाहिर है कि उपचुनाव के नतीजे एनडीए के मन माफिक नहीं हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बाछें खिल गई हैं। लेकिन सवाल है कि उपचुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, उपचुनाव के जनादेश में किसके लिए क्या संदेश है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया गठबंधन के आंगन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, कार्यकर्ताओं की बाछें खिल गई। उपचुनाव में बम्पर जीत मिली तो जोश बढ़ गया, उत्साह दोगुना हो गया, जश्न शुरू हो गया। सात राज्यों की 13 सीटों के नतीजे आते ही इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता खुशियों के सागर में गोते लगाने लगे, मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। और ये खुशी इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का पहला टेस्ट था, जिसमें बाजी इंडिया गठबंधन ने मारी है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलौर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए तो दोनों ही जगहों पर कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोले ने बाजी मारी तो मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी को भी अब समझ लेना चाहिए कि वो वक्त खत्म हो गया है, इनका दौर अब अस्त होने की तरफ बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से अस्त होना शुरू हुआ। आने वाले चुनावों में लगातार अब 4 असेंबलीज के भी आ रहे हैं, ये सूर्य अस्त होने वाला है। उपचुनाव में कांग्रेस के लिए खुशियां एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से भी आईं। 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें देहरा और नलगढ़ को अपने नाम किया, जबकि हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस ने मुकाबला 2 बनाम 1 से अपने नाम कर लिया। जिस प्रकार की राजनीतिक खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। पहाड़ी राज्यों में पंजे का पंच दिखा तो पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू चला। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए और 4 पर ही टीएमसी ने अपना दमखम दिखाया। रानाघाट दक्षिण सीट से टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी जीते। रायगंज सीट पर टीएमसी के कृष्णा कल्याण ने बाजी मारी। बागदा सीट पर टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर ने जीत दर्ज की। वहीं मानिकतला सीट पर टीएमसी की सुप्ती पांडे का जलवा दिखा। ये लोकसभा अलग पर्सपेक्टिव है और कुछ लोग जो भाजपा को वोट दिए थे उनको ये ऐसे हो गया है कि वो वोट वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली में कम हो गया है भाजपा, बंगाल में कम हो गया है भाजपा, तो वो लोग नहीं करेंगे। वो डेवलपमेंट मिला और तृणमूल को वोट दे दिया। बंगाल में दीदी का जादू चला तो पंजाब में बीजेपी की उम्मीदों पर झाड़ू चल गया। जालंधर वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी का जलवा दिखा। यहां आप कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने 37,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे पर कांग्रेस रही। आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। उपचुनाव के नतीजे बड़ा संदेश दे रहे हैं। संदेश इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में दोनों ही बेअसर दिखे। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने सत्ताधारी जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,000 से अधिक वोटों से हरा दिया, जबकि आरजेडी की बीमा भारती यहां तीसरे नंबर पर रहीं। अब सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग
ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। बिहार की रुपौली सीट पर इंडिया और एनडीए दोनों को वोटर्स ने नकार दिया। हालांकि एमपी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई। यहां अमरावड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर कमल खिलाया। इसके अलावा तमिलनाडु के विक्रमंडी सीट पर डीएमके ने बाजी मारी। नतीजों के आने के बाद मंथन का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन सवाल है कि उपचुनाव के नतीजों के मायने क्या हैं और क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब 13 सीटों के ये जो चुनाव हुए हैं, ये उपचुनाव क्या संकेत देते हैं, इसे लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है। कई सारे सवाल लोगों के जहन में थे। उन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच गए, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। और जो पहला सवाल हमने पूछा, वो पहला सवाल था कि लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव के नतीजों को किस गुट के कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई होगा। 33% लोगों ने कहा एनडीए के कार्यकर्ताओं का, 41% लोगों ने कहा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का, 20% लोगों ने कहा कि इस पर कोई असर नहीं होगा और 6% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी के नेता, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता, के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अजय वर्मा साहब से, क्योंकि दिन उनका है। अजय जी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस प्रदेश के देवतुल्य वोटर को और देश की उस जनता को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भगवान के नाम को पॉलिटिसाइज करने वाली उस पार्टी को, उस गठबंधन को, और सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाली उस पार्टी को और देश के तमाशा राजा को एक सबक दिया है। और जय बद्री विशाल। भगवान श्री राम की अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ में इन्होंने बहुत धार्मिक कार्ड खेला, सुबह दोपहर शाम रात धार्मिक कार्ड, धार्मिक कार्ड, धार्मिक कार्ड। लेकिन भगवान श्री राम का तीर अयोध्या में लगा और बद्री विशाल भगवान विष्णु का झांपटा जो है यहाँ पर बुटोला जी ने मारा है इनके ऊपर। हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे, हम देवतुल्य वोटर के आशीर्वाद और प्यार से और देवभूमि की दोनों सीटें बीजेपी से जीत के जो जीते हैं, तो ये जनता का जनादेश है, जनता का आदेश। अब देखिए संकेत क्या है। देखिए, बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं कि पहले तो राम की नगरी अयोध्या और अब जय बद्री विशाल की नगरी बद्रीनाथ। आप समझ रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल मनोज जी। देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है, ये चुनावी प्रक्रिया इस देश की जो है, इस लोकतंत्र की जो है खूबसूरती है। और उसी चुनावी प्रक्रिया के तहत जो आज परिणाम आया है, वो जनता का जनादेश है। और जो जनता जिसको जनादेश देती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो क्या अवधेश जी आप मानते हैं, अवधेश जी क्या आप मानते हैं, अभी तक आप विपक्षी गठबंधन को, कांग्रेस को ये बोलते थे कि ये धर्म विरोधी है, ये धर्म का विरोध करने वाले लोग हैं, ये धर्म का नाश करने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म के विरोधी हैं, लेकिन संकेत तो दोनों ही जगह धर्म नगरी से आए हैं। नहीं, देखिए, धर्म की यदि बात करें, दोनों बातें अलग अलग। क्यों? धर्म विरोधी बातें करें तो कांग्रेस तो आज भी धर्म विरोधी है। कांग्रेस तो आज भी हिंदू हिंसक आता है। आज कांग्रेस के नेताओं को तो आज भी हिंदू हिंसक नजर आता है। लेकिन लश्कर तैयबा जो आतंकी संगठन है, वो याद नहीं आते उनको। हिंदू उनको हिंसक नजर आता है। इसीलिए तो आप देखिए ना, जब अमरनाथ यात्रा होती है तो वहां पर वही जो हिंदू जाते हैं, वो उनके लिए कितनी सुविधा की जाती है सरकार के द्वारा, कितनी सेना लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? क्या हिंदू हिंसक है? तो धर्म विरोधी तो ये हैं और रहेंगे। लेकिन रही बात चुनाव की, चुनाव की चल रही है, परिणाम की, तो देखिए यहाँ पर मनोज जी, मेरा टाइम आपने कम कर दिया। इसलिए अगर पिछले चुनावों की हम बात करें मनोज जी, तो पिछली बार हमारे पास जो थी 3 सीटें थी, उसमें से हमें 1 सीट का जरूर नुकसान हुआ है। हमें 2 सीटें मिली हैं, हम स्वीकार करते हैं और उस पर चिंतन चलेगा, चिंतन जारी है अभी भी और आगे चलेगा। चलिए, चिंतन अभी जारी है। एक और सर्वे का सवाल, सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर मुझे दूसरे गेस्टों के पास भी आना है। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा कि 13 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को झटके की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? राज्य इकाई की नाकामी 10% लोगों ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व की कमी 16% लोगों ने कहा, राज्य केंद्र यूनिट में तालमेल नहीं होना 25% लोगों ने कहा और 39% लोग अति आत्मविश्वास की बात कर रहे थे और 10% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं के शर्मा साहब। के शर्मा साहब, क्या बताते हैं आप इस मुद्दों? मनोज जी, थोड़ी देर मुझे पहले मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास वर्मा जी आता हूँ। के जी
देखिए मनोज जी, देखिए ऐसा है कि हर जो करते, चाहे एग्जाम हो चाहे चुनाव हो, बड़ा हुआ बेसिकली उपचुनाव जो होता है वो बड़ी पार्टियों के लिए एक संकेत का रूप काम करती है। ये कहती है कि बड़ा एग्जाम्स में जो रिजल्ट पे क्या होगा उसका पहले एक संकेत देती है कि झटका। देखिए मैं ये बात मानता हूं कि बीजेपी का जो है कद बड़ा है और बड़ा था, लेकिन जो जिस तरह से 2024 का चुनाव का रिजल्ट आया और अभी उपचुनाव का रिजल्ट आया, जनता उनको एक मैसेज देना चाहती है। शायद वो बीजेपी मैसेज लेना चाहती है या नहीं मालूम, बट मैसेज देना चाहती है। देखिए 440 और यही कारण भी था, आपने ठीक कहा कि जनता एक मैसेज देना चाहती है। वो लोकसभा में भी दिया गया, वो बाई इलेक्शन में भी दिया था, लेकिन एक विकल्प इसमें है अति आत्मविश्वास का, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी बात को रखा है। एक और सर्वे में सवाल हमने पूछा और वो सवाल था कि केंद्र में हैट्रिक वाले जनादेश के बाद बीजेपी को अब राज्यों में जीत के लिए क्या करना चाहिए। 12% लोगों ने कहा सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, बड़ा संकेत। 47% लोगों ने कहा विकास वाली राजनीति करनी चाहिए। 12% लोगों का कहना था कि जो लोकल क्षेत्रीय नेताएं हैं उनको तरजीह दी जानी चाहिए। 20% लोगों ने कहा कि संघ के साथ बेहतर तालमेल होना चाहिए और 9% इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। अजय वर्मा साहब, क्या कहेंगे आप, बताइए। देखिए एसोसिएट एडिटर मनोज मनु जी, मेरे मैं आपसे एक चीज कहना चाहता था। आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं और देश के संवैधानिक पद पर होते, और संवैधानिक पद पर बैठकर जब देश के प्रधानमंत्री भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और भारत के नेताओं की ठेस पहुंचाते हैं विदेश में जाकर, तो मैं उसका निंदा करना चाहूंगा। कि मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, पूरी आ रही है, बोलिए। कि अभी विदेश यात्रा पे वो रशिया गए थे और रशिया जाके उन्होंने विदेश की धरती पर भारत को अपमानित करने का काम यहाँ के नेता, यहाँ की पार्टी और खास करके अटल बिहारी आत्मा को अपमानित, जी की आत्मा का स्वर्गीय अटल बिहारी आत्मा जी को भी अपमानित करने का काम करा। मैं चाहूंगा कि वो माफी मांगे अटल बिहारी जी से। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मित्रों भारत हताशा और निराशा में था, भारत में हताशा निराशा के सिवा कुछ भी नहीं थी। तो भैया अटल बिहारी वाजपेयी भी तो 99 से 4 तक रहे हैं। बड़ी मुझे रात ख्वाब में आए थे अटल जी, कह रहे थे भाई सुनो अजय वर्मा जी, ये मोदी जी अभी तक भूले नहीं है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी खत्म होगी फिर का आपने पूरा समय मिमिक्री में निकाल दिया अजय साहब। चलिए सर्वे का एक और सवाल। मुझे लगा कि आप उपाध्याय जी की बातों में, मुझे लगा कि आप उपाध्याय जी की बातों का जवाब देंगे, मुझे लगा कि आप उपाध्याय जी की बातों का जवाब देंगे, लेकिन आपने पूरा समय सर्वे में निकाल दिया। आपको याद है आज राहुल गांधी ने क्या कहा? स्मृति ईरानी जिस तरीके से बंगला खाली करने पर ट्रोल हो रही थी, तो राहुल गांधी ने कहा है कि हमें किसी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें उनको ट्रोल नहीं करना चाहिए। ये सकारात्मक राजनीति करना चाहिए, ये सकारात्मक राजनीति का संकेत है। आपने पूरा समय अपना मिमिक्री में निकाल दिया। चलिए एक और सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं कि क्या उपचुनाव के नतीजों के बाद इंडिया में राहुल गांधी का कद बढ़ेगा? 49% लोगों ने कहा हाँ बढ़ेगा, 50% लोगों ने नहीं बढ़ेगा और 1% लोग इस पर कहना नहीं चाहते थे। उपाध्याय जी, अब तक जितनी भी बातें कही हैं, अब वर्मा जी ने, आप उन पर जवाब दे दीजिए। जी देखिए, वर्मा जी ने बात कही देश के प्रधानमंत्री के लिए विदेश में अपमान किया। भाई आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने आज के समय में हमारे देश को सबसे अग्रणी आगे रखा है, आगे की लाइन में रखा है पूरे विश्व पटल पर। और विश्व पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है भारत इसी नेतृत्व में, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और जो अपमान करता है वो कहते हैं राहुल गांधी जी। आप देखिए विदेशों में जाकर क्या कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सब कुछ खतरे में नजर आता है, हिंदुस्तान रहने लायक नहीं बनता है, हिंदुस्तान का हिंदू हिंसक है। अरे भाई कितना बरगलाओगे, कितना देश की जनता को लूट कर खाओगे। देश की जनता बार बार आपको नकार रही है। 4 सीट क्या जीत आपका जो घमंड है वो सिर्फ महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। 4 सीटें जीती है कांग्रेस पार्टी, 4 सीट उपचुनाव में, ये समझ लीजिए।
बेटियों 4 सीट जीती है, 4 सीट की बात कीजिए आप, कितनी सीटों पर चुनाव लड़े आप लोग, 4 सीटों पर जीत हुई है ना, आप बात करते हैं। अरे हिंदुओं को हिंदू बताने वाला व्यक्ति कह रहा है भैया कि प्रधानमंत्री ने अपमान किया है, कैसी बातें कर रहे हो वर्मा जी, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। आप भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, आप हिंसक हैं क्या? आप हिंसक हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंसक हैं, बताइए आप। राहुल गांधी जी ने बोला था कि हिंदू हिंसक है, इसका मतलब ये है कि 140 करोड़ जो हिंदू है, 100 करोड़ का जो हिंदू है, चलिए आगे बढ़ समझ गया क्योंकि उपाध्याय जी चुप नहीं होंगे, वर्मा जी बोलते रहेंगे। के शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। के शर्मा साहब, मुझे लगता है कि हमने सर्वे दिखाया और सर्वे में कई सारे सकारात्मक संकेत भी है, लेकिन उन संकेतों को ना तो समझना चाहते हैं उपाध्याय जी और ना वर्मा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दोनों आदमी आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, बस जनता जो संकेत देना चाहती, अभी जो जनता 220 का करंट दी है और जनता ने 99 दिया है, 99 240 का भी करंट दिया है। उपाध्याय जी अगर उनके 99 है तो आपके 240 है, अब बिहार में 272 नहीं है। इस तरह से तीसरा स्थान लिया है बीजेपी का। ये संकेत जो है, जो करंट है, जो 240 का कांग्रेस को दिया गया, जिस तरह से जो आपने देखा कि उत्तराखंड में जो 2 सीट 20 का खेल खेलती थी, वहां पे मैं जिस तरह से आपने देखा कि अयोध्या में हारी, जहां जहां भगवान के नाम पे हारी, वहां भी संकेत देना चाहती है। तीसरा एक संकेत सबसे बड़ा देना चाहती है बीजेपी को जनता, कि जिस तरह से CBI की वजह से आपने दुरुपयोग किया और देश में एक भ्रष्टाचार के नई परिभाषा को लाया कि अजय वर्मा जी, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी जिस दिशा में ले जाना चाहती है उसी दिशा में कांग्रेस जाना चाहती है, या आप एक अलग संकेत देंगे जो संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं उसका फायदा भी हो रहा है? अजय वर्मा, तरीके से जो आपका अजय वर्मा जी से सवाल है मेरा। शर्मा जी, अजय वर्मा जी बताना चाहता हूं मनोज जी कि भाजपा में आके सारे भ्रष्टाचार नामक मोदी नामक वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। हमारी पार्टी में पार्टी बड़ी है, हमारी पार्टी में नेता छोटता है। यहाँ अधिनायकवाद है, यहाँ पार्टी के फोटो गायब है, केवल मोदी मोदी साहब रहते हैं। चलिए अच्छी बात है, आपका ही रणनीति है, लेकिन देश की जनता ये जान चुकी है कि जो नफरत की राजनीति करेगा, जो माहौल खराब करेगा देश में, जो रोजगार जो देश की आर्थिक असमानता को दूर करेगा, हम उन लोगों को लाएंगे। कर्नाटक में कितना रोजगार दिया आपकी सरकार ने? कर्नाटक में कितना रोजगार दिया है? हिमाचल प्रदेश में कितना रोजगार दिया है आपकी सरकार ने? कांग्रेस की सरकार है ना वहाँ पर, कितना रोजगार दिया? बताइए, दर्शक भी समझ पाएंगे ये वाली बात। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो महंगाई कर दिया आपने। कर्नाटक में आपने महंगाई करा दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया। अच्छा अजय वर्मा जी, अवधेश जी चुप रहिए, जरा चुप रहिए। अजय वर्मा साहब, अवधेश जी का एक एक करके जवाब ले लें, दोनों से एक एक करके जवाब ले लें। अजय वर्मा साहब, डॉक्टर उपाध्याय कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कितना रोजगार दिया? मेरा वायरल रह गया था, 10 सेकंड बोलूंगा मनोज जी, उसके बाद सबकी सुन लीजिए। ठीक है, देखिए कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। अच्छा 10 सेकंड सुन लीजिए। हाँ देखिए, बीजेपी और आरएसएस का मतलब हिंदू नहीं होता। अभी भी मुक्तेश्वर नंद जी ने कहा था, राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा नहीं है। भाजपा का आईटी सेल और देश के झूठ बोल बोलकर हिंसक हिंदू, राहुल गांधी ने ऐसा कहा ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। जोर से बोलो। अरे अजय जी, कभी आतंकी संगठन है, झूठ बोलो। मैं जवाब देता हूँ अजय जी का। अजय जी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जनता ने अभी बीजेपी को नकारा नहीं है, ध्यान रखिएगा। जरूर जनता ने उनकी गलतियों को सबक दिया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस को अभी स्वीकार नहीं किया है। आप यदि वोट सर्वे देखेंगे और जो सवाल मनोज जी का जो सवाल था कि एनडीए कार्यकर्ता इंडिया कार्यकर्ता में कितने % है, दोनों की बराबरी दिखा रही है लगभग परसेंटेज में। तो जनता ने आपको अपनाया नहीं है, पर जनता ने बीजेपी के जो तानाशाही को, उनको सिर्फ एक झटका देने का कोशिश किया है और उनको समझाने का। अभी भी बीजेपी से यदि सर्वे देखा जाए तो प्यार है,
लेकिन वो प्यार में जो थोड़ी सी जो नफरत जो फैली है उसका वजह है कि वो नाजायज प्यार है। तो इन्होंने जो प्यार किया है वो एक तरफा प्यार किया है सिर्फ बीजेपी के लोगों से। अच्छा, चलिए डॉक्टर उपाध्याय से एक छोटा सा सवाल मैं डॉक्टर उपाध्याय से पूछना चाहता हूं। उपाध्याय जी, 400 पार का नारा था, आप 240 पे आ गए। अभी 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। देखिए, जहां चुनाव हो रहा है वहां इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है, बढ़त मिल रही है। और जहां महाराष्ट्र में अभी आपने एमएलसी के चुनाव देखा तो क्रॉस वोटिंग में वहां आपको फायदा हो गया। मतलब जहां खेला करना होता है वहां आपको फायदा हो जाता है, और जहां चुनाव होते हैं वहां इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है डॉक्टर उपाध्याय, मेरा ये कहने का मतलब है कि जनता एक संकेत दे रही है। हर चीज आपकी सही नहीं हो सकती ना, उसको आप सहज स्वीकार कर रहे हैं या अति आत्मविश्वास में अब भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी पर, तब भी चिंतन मंथन से 3 बंगाल में थी, फिर झूठ बोल रहे हो। 302 ही हमारी बंगाल में थी। आज यदि हमारे पास आपके पास 2 सीट रही है, झूठ बोल रहे हो, नकली आंकड़े दे रहे हो, पूरे देश अरे को पता है। अजय जी, आप कौन सी बात कर रहे हो? 70 साल राज करने के बाद 13 करोड़ वोट मिला है आपको लोकसभा में। क्या बात कर रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी का 2014 से 24 तक 10 साल में 24 करोड़ से ज्यादा वोट पाया है भाई साहब। आगे देखिए, आप क्या बोल रहे हो? पता ही नहीं है आपको। आप मिमिक्री करना शुरू कर दीजिए। अजय वर्मा जी बहुत अजय जी, आपने कहीं एनएसडी से कोर्स तो नहीं किया है? बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं आप। देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 3 बंगाल में हारी है बीजेपी, 2 उत्तराखंड में हारी है। 70 साल राज करने के बाद 13 करोड़ वोट मिला है आपको लोकसभा में। ये मोदी अजय जी जी, का 13 आशीर्वाद करोड़ सबको मिला हुआ है, झूठ बोल रहे 13 करोड़ 67 लाख वोट मिला है आपको लोकसभा में। छोड़ो भैया, 70 साल राज करने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में भी भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप कर रहे हैं गठबंधन की। ममता बनर्जी ने तो नहीं लिखा कि इंडिया अलायंस से जीती है। उन्होंने कहा है टीएमसी को जनादेश दिया है बंगाल की जनता ने। उसने नहीं लिखा है उन्होंने कि इंडिया अलायंस जीता है। क्या हुआ? बताइए आप, ममता बनर्जी का देखिए ना। ईडी सीबीआई क्या हुआ? गवर्नर को एजेंट के रूप में काम करना सब फेल हो गया ना। बहुत सारे संकेत हैं, ये संकेत निकल कर आ रहे नहीं, लेकिन ये बात भी सही है कि 13 सीटों के उपचुनाव में फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है, यानी कि एनडीए को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। लेकिन आने वाले समय में अभी 3 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ और हरियाणा। आने वाले समय में बहुत बड़ा संकेत होगा और वो असली परीक्षा होगी एनडीए की भी और इंडिया गठबंधन